हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट एक नया डेटाबेस बनाने का प्लान कर रही है जहां पर फाउंडर्स, फंडिंग और जो भी इंक्यूबेटर्स हैं उनका एक डैशबोर्ड टाइप बन पाए, जो कि एक नेशनल स्टार्टअप का डेटाबेस होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए अप्लाई किया जा सकेगा और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि आप आओ, रजिस्टर करो, अपनी कंपनी को क्लेम कर लो, उसके बाद में अपनी कंपनी की आप डेटाज वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इन्वेस्टर्स को वहीं से डायरेक्टली आप पिच मार सकते हो, इंक्यूबेटर्स को आप पिच मार सकते हो। आपके लिए जो भी एलिजिबल स्कीम्स हो उसको वहां पर दिखाया जाए। कहीं ना कहीं अगर इस टाइप का इसको बनाया जाए तो बहुत मजा आएगा। नॉर्मली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको एक स्टार्टअप की तरह नहीं बनाया जाता, उसको बस एक खाना पूर्ति के लिए बना दिया जाता है। होपफुली जो स्टार्टअप्स का डेटाबेस बनाने की बात करी जा रही है उसको एक डैशबोर्ड टाइप बनाया जाए और एक स्टार्टअप की तरह बनाया जाए, जैसे एक स्टार्टअप कंपनी ढंग से बनाती है उसी तरीका कुछ बनाया जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी एफआईआईस की बात करके चले तो उन्होंने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर अपने स्टेक्स को बेचा है। कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से हम एफआईआईस का एग्जिट देख रहे हैं। यहाँ पे अगर रफली देखा जाए तो एफआईआईस की होल्डिंग 41% हुआ करती है 2022 के अंदर, जो कि मार्च 2026 के अंदर 21% तक आ गई है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड की बात करके चले तो 12% से घट के 7% पे आ गया है। तो एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिला है जहाँ पे एफआईआईस ने बड़े बड़े प्लेयर से पैसा निकाला है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी सेबी के चीफ की बात करके चले तो उनका कहना है कि इंडियन मार्केट्स कैपेबल है जो भी शॉक आ रहा है, जो ईरान शॉक आ रहा है, सब कुछ उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। हाँ, देखा जाए तो मार्केट एकदम अलग सी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कल की बात करके चले तो मार्केट फ्लैटर बंद होती हुई दिखाई दी है, बट मार्केट नेगेटिव थी तो रिकवर होती हुई दिखाई दी है। और इसी टाइप का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भाई नीचे होती है और अचानक ऊपर बंद होती है, ऊपर होती है तो भी फ्लैटर बंद होती हुई दिखाई देती है। बट ओवरऑल मार्केट्स उस लेवल का रिटर्न नहीं दे रही है पिछले कुछ टाइम से, जब से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों का पैसा लगवाया मार्केट में। इसके अलावा जॉब मार्केट भी थोड़ी हल्की है, जो मैंने पहले भी बोला। आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट बात करके चले तो वो 70% पे आ गई है, जो कि पहले 75% पे नंबर था। मतलब 75% लोग प्लेस होते थे जो होना चाहते थे, अब वो 70% पे आ गए। यहाँ पर मीडियन सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दी है, एवरेज सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का हवा बनाया जाता है मार्केट के अंदर। एनुअल पैकेज की बात करके चले तो वो 26.5 लाख के आसपास है। इंक्रीमेंट है, पहले 23.5 लाख के आसपास था, तो अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट 26.5 लाख ही है। अगर आईआईटी की बात करके चले तो हाँ, 26 लाख कम नहीं होता है, 2 लाख रुपए महीना हो गया, बट ये सीटीसी है, इन हैंड थोड़ा ना होता है इतना। इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट तो ईसॉप का भी होता है, जो कि वेस्ट होता है तो पीरियड ऑफ टाइम, वन टाइम ज्वाइनिंग फीस, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। अगर मीडियम सैलरी की बात करके चले तो 20 लाख रुपए के आसपास है, जो कि पहले 18 लाख के थोड़ा सा नीचे हुआ करती थी। तो देखा जाए तो हायरिंग सिलेक्टिव हो रही है, पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं, बट आईआईटी बॉम्बे जैसे के अंदर भी हम 70% अगर प्लेसमेंट देख रहे हैं तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। नॉर्मल टीयर 2, टीयर 3 सिटी वाले जो कॉलेजेस हो गए उनका क्या हाल होगा, हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम एक बुरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। बस अभी हम वो बात को समझ नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा जो सोलोप्रेन्योर प्रोग्राम है उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टीम से बात कर लेना, समझ लेना कि क्या है उस कोर्स के अंदर। लैंडिंग पेज के अंदर हमने हर चीज लिखी हुई है कि आपको कोर्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन से मॉड्यूल है, वो कितनी कितनी देर के है, उसमें क्या क्या चीजें कवर करी गई है। जो हमारा एमवीपी इंजीनियरिंग वाला कोर्स है वो भी इसके अंदर क्लब होता हुआ दिखाई देगा। और ये ऑलवेज अपडेटेड कोर्स है, जैसे जैसे कुछ नया अपडेट आता है वैसे वैसे मैं इसके अंदर वीडियोस ऐड करता चला जाता हूँ। इस कोर्स का आइडिया ही यही है कि कोई एक सोलोप्रेन्योर बनना चाहता है, इंडिविजुअली एक बंदा एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, एक अपने आप में ही बिजनेस रन करना चाहता है, तो ये कोर्स को उस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। मुझे पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग समझ में आती है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर डाली है। यूट्यूब आता है तो यूट्यूब वाला भी सारा का सारा गेम डाला है कि कैसे स्क्रिप्टिंग होती है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे कैमरा काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, एमवीपी इंजीनियरिंग आ गया तो आप वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट कोड करके किस तरीके से बना सकते हो बिना कोडिंग की नॉलेज के। फेसबुक एड्स चलाना, गूगल एड्स चलाना, क्रिएटिव्स बनाना, सब कुछ जितना मुझे आता है जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हो उसके अंदर वो सारी चीजें कवर करी गई है। बाकी डिटेल में जानने के लिए लिंक पे क्लिक कर देना और टीम से कांटेक्ट कर लेना।
अगर हम अपग्रेड की बात करके चले तो उन्होंने भी फ्रेश फंडिंग राउंड किया है। 1.7 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया गया है। तकरीबन 38 मिलियन डॉलर के आसपास पैसा रेस किया है। अगर हम रॉनी स्क्रूवाला जी की बात करके चले तो उन्होंने 300 करोड़ रुपए डाला इसके अंदर। कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। अगर प्रोविजनल पैट की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 39 करोड़ के आसपास देखने को मिला। पहले 11 मंथ्स की बात करके चले, फरवरी तक की यहाँ पे बात करी जा रही है, जो कि पहले 273.7 करोड़ का लॉस हुआ करता था। एबिटा लेवल पे भी पॉजिटिव चीजें दिखने को मिल रही है। 56.9 करोड़ पे पहुंच गए, जो कि पहले नेगेटिव था। रेवेन्यू देखा जाए तो फ्लैटर ही दिखाई दिया है। अब कह सकते हो स्लाइटली नीचे है, बट फ्लैटर ही कहूंगा मैं इसको। इसके अलावा कंट्री डिलाइट की बात करके चले तो उन्होंने भी 65 करोड़ रुपीज रेस किया है, बट एज अ डेट, उधार के अंदर पैसा रेस किया गया है। रिसेंटली कंट्री डिलाइट वाले क्विक कॉमर्स के अंदर आए हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए और शायद ये उसी के लिए पैसा रेस किया गया है। बट सवाल ये है कि कैसे कंपीट होगा क्विक कॉमर्स के अंदर, क्योंकि फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेजॉन नाउ बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। मतलब जितना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा तेजी से दिखाई दे रहा है मुझे। अब पहले क्वार्टर का नंबर देख लेना, आपको परसेंटेज ग्रोथ में समझ में आएगा कि किस लेवल की ग्रोथ देखी है इन दोनों ने। बाकी ग्रो की बात करके चले तो यहाँ पर जो फाउंडर्स है उन्होंने अपने स्टेक्स बेचे हैं 270 करोड़ के। थोड़ा सा ही शेयर बेचा गया है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडेशन है यार। कोई कंपनी का फाउंडर जिंदगी भर लगा रहा है कंपनी के अंदर, अब उसको अगर पैसे निकालने हैं तो निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ललित केशरी जी, हर्ष जैन, ईशान बंसल, नीरज सिंह और जो बाकी एसोसिएटेड ट्रस्ट थे उन सब ने मिलके 0.22 से 0.23% स्टेक्स को ऑफलोड किया। बस टोटल की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। तो जो प्रोमोटर ग्रुप होल्डिंग है वो थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिखाई दी है। 27.8% जो पहले हुआ करती थी, अब वो 27.3 से 27.4 के बीच में देखने को मिलेगी। 270 करोड़ नंबर बड़ा लगता है, पर कंपनी की वैल्यूएशन भी तो बहुत ऊपर है ना। इसके अलावा नॉर्डविन की बात करके चले तो वो $200 मिलियन का प्री आईपीओ राउंड करने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी इनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। नजारा वालों ने क्लियर कर दिया है कि ये एग्जिट करना चाहते हैं, नॉर्डविन छोड़ना चाहते हैं। इन्होंने 2018 के अंदर नॉर्डविन के अंदर मेजॉरिटी स्टेक्स लिए थे, उसके बाद डिल्यूट करते चले गए। अभी के टाइम पे 46 से 47% इनके पास में है। नॉर्डविन के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। इन्होंने एबिटा लेवल के ऊपर 21 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, जो कि पहले 14 करोड़ का लॉस था। ऑपरेशनली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 50 करोड़ का गुडविल राइट ऑफ भी किया उसके बावजूद भी। अब ये जो आईपीओ आएगा इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नजारा अपने बहुत सारे स्टेक्स बेचेगा। ये जो आईपीओ होगा इसके अंदर कुछ ऑफर फॉर सेल भी होगा, कुछ फ्रेश इक्विटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली नजारा वालों ने क्लियर किया था कि वो अपने कोर बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, बाकी चीजों को धीरे धीरे करके हटाना चाहते हैं। इसके अलावा Z5 की बात करके चले तो वो प्रॉफिटेबल हो गए फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। इससे पहले लॉस कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनका पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। अगर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले तो इनका रेवेन्यू 73% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 418 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिजिटल रेवेन्यू इनका देखने को मिला है। पहली बार एबिटा लेवल पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्शन बहुत क्लियर है बाकी लोगों से। अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करके चलूं तो वो ग्लोबल टाइटल्स या पॉपुलर मूवीज की तरफ ध्यान देता है। अमेजॉन भी यही कोशिश कर रहा है कि कोई पॉपुलर मूवी आ रही है, कुछ अपना ओरिजिनल कंटेंट भी बनाता है, बट वो थोड़ा ग्लोबल सेंट्रिक पे ज्यादा सोचता है। Z5 बहुत ज्यादा इंडियनाइज काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। Z5 और सोनी लिव दोनों की बात करके चलूंगा, दोनों के दोनों इंडिया सेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। और Z5 को अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा भारत सेंटीमेंट की तरफ जा रहा है। कोई नेशन सेंट्रिक मूवी होगी तो वो आपको Z5 पे दिखाई देगी। धुरंधर भी वहां पे दिखाई दे सकती थी, पर धुरंधर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इस चक्कर में उन्होंने लिया। पर जो कश्मीर फाइल्स टाइप की जितनी भी पिक्चर है वो सारी की सारी Z5 पे देखने को मिलती है। तो उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस पकड़ ली है, जो मुझे लगता है एक अच्छी चीज है और उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पर्सनली मुझे सोनी लिव थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, थोड़ा सा अंडररेटेड है। बहुत सारा कंटेंट बनाता है, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, कम बजट के अंदर ऑपरेट करके। बाकी लेट्स सी उनकी डायरेक्शन कहाँ जाती है। इसके अलावा एप्पल पे इंडिया की बात करके चले तो उनका लॉन्च डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमीशन मॉडल अभी सेटअप नहीं हो रहा है। एप्पल वाले चाहते हैं 0.20%, मतलब आप कुछ भी ट्रांजेक्ट करते हो एप्पल पे से, तो जो भी बैंकिंग पार्टनर होगा जिसके साथ ये टाइप करते हैं, तो एप्पल वालों को वो 0.2% देगा। बट बैंक अभी के टाइम पे 0.15% देने की बात कर रहे हैं, मतलब 0.05% का यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। आपको ये नंबर छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये जो बड़ी बड़ी गेटवे कंपनीज होती है ना, 2-2% के अंदर इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बना लेती है।
और यहाँ पर एप्पल तो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचने के प्लान के अंदर है। इनफैक्ट एप्पल पे से आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है कि अगर आप नॉर्मल अपने कार्ड से दोगे तो आपको जितना डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर 2% 3% एडिशनल कैशबैक भी मिल जाता है। इसके अलावा टेस्ला की बात करके चले तो इंडिया के अंदर वो जो फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे थे उसको इन्होंने कर दिया है कैंसिल। शायद इंडिया में सेल आती हुई दिखाई नहीं दी है, शायद इनको पता लग गया इंडियन मार्केट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई इंडिया में क्या कंपटीशन चल रहा है, जिस रेंज में घुसने का प्लान कर रहे थे। ऑल्दो अभी के टाइम पे इंडिया में टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी है क्योंकि पूरे टैक्सेस लग के वो सीधा कस्टमर को सीधा हाथ के हाथ बेच रहे हैं। अगर इंडिया में फैक्ट्री लगाते तो ये 30-35 लाख की रेंज के अंदर गाड़ी निकालते, बट मुझे नहीं लगता 30-35 लाख की रेंज के अंदर ये इंडिया के अंदर जो भी हो रहा है उससे compete कर पाते। 4 व्हील ड्राइव ईवी गाड़ियां पता नहीं क्या क्या फीचर्स के साथ में, क्या क्या बेनिफिट्स के साथ में, ट्रस्टेड इंडियन मार्केट के हिसाब से प्रॉपर उनका जिनका नेटवर्क है, रिपेयर सेंटर खुले हुए हैं, वो 25 लाख रुपए के आसपास दे देते हैं। तो इनके लिए मुश्किल था, शायद अच्छे टाइम पे समझ गए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर जैसा बीच में सुनने में आया था 10-15 लाख रुपए की टेस्ला निकाल देगी इंडिया के अंदर, वैसा कुछ करते हैं ना तो फिर एकदम ही डिस्ट्रप्शन हो जाता, फिर कोई भी compete नहीं कर पाता इनसे। पहले 10-15 लाख में एक सस्ता एंट्री व्हीकल बनाते, वहां से लोग आते, तब तक मार्केट बन जाती इनकी अच्छी खासी, पूरा नेटवर्क तैयार होता डीलर्स का, रिपेयर सेंटर्स का। उसके बाद धीरे धीरे करके अपग्रेडेड मॉडल निकालते, तो ऐसा बिजनेस बन सकता था। बाकी अभी रिपोर्ट्स ये है कि इंडिया में फैक्ट्री नहीं लग रही है, अभी वेट एंड वॉच, क्योंकि टेस्ला एक ऐसी चीज है जिसपे कभी भरोसा नहीं करना। इसके ऊपर इतने रूमर्स आते हैं ना, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 6.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर दिया है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए 4 कंपनीज ने एमओयू साइन किया है, एनटीपीसी, अडानी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ललितपुर पावर ने। यहाँ पर आप बोलोगे अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भाई इनके अलावा कोई है नहीं जो इस लेवल का काम कर पाएगा। टारगेट ये है कि 25,400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इससे ऐड होती हुई दिखाई देगी। 1,23,500 जॉब्स क्रिएट होगी स्टेट के अंदर इसकी वजह से। 6.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, कोई छोटा प्लेयर तो करेगा नहीं। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेमीकंडक्टर का जो मिशन है उसको एक्सटेंड करने की बात कर रही है कि भाई उस मिशन को 2.0 कर देते हैं, टेन्योर को 12 साल तक ले जाते हैं, ताकि इंडिया के अंदर जो चिप प्रोडक्शन है वो बेटर हो पाए। देखो अभी के टाइम पे जो सेमीकंडक्टर का मिशन बनाया गया था वो उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं रहा है। हाँ ठीक है, इंडिया में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हुआ है, पर बड़ी बड़ी चिप्स बन रही है अभी, फ्रिज की उस टाइप की कैटेगरी वाली बन रही है। अगर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि फोन की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चिप्स है वो बने, तो हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को मैच्योर होने का। शायद इस चक्कर में इस मिशन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट $1 बिलियन का इंसेंटिव प्लान सोच रही है ईवी बस ट्रक एडॉप्शन के लिए। मतलब जो ट्रक्स है प्राइवेट लेवल की बात चल रही है, जो बसेस है उन सबको ईवी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। जैसे नॉर्मल गाड़ियों में दी गई है वैसे यहाँ पर दी जाएगी। मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है, पॉल्यूशन कम होगा, ऑयल डिपेंडेंसी कम होती हुई दिखाई देगी। बट ये ना हो इतना सारा तुम ईवी की तरफ ले जाओ कि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, बिजली जाने लग गई है। ऑल तो मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर की कैटेगरी में अभी बातें चल रही है, 2-3 साल के अंदर हमको इसमें कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बात करके चले तो 2026 के अंदर ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट को उन्होंने 2.5% के ऊपर कर दिया है। मतलब ग्लोबल जीडीपी 2.5% से ग्रो करती हुई दिखाई देगी। पहले 3% का इन्होंने सोचा था। यहाँ पे जो वेस्ट एशिया वाली मार्केट है उसको बहुत ही खतरनाक लेवल पे कम किया है। पहले 3.6% से ग्रो करने की बात कर रहे थे, अब 1.4% से ग्रो करती हुई दिखाई देगी। यूरोप की बात करें चले तो यहाँ पर 1.1% से ग्रोथ देखने को मिलेगी, यूके के अंदर 0.7% से इनके हिसाब से। बाकी रियलिटी तो तभी बताती है जब असली में होता है, क्योंकि एक बंदे की नस खिंची पड़ी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अचानक ये सब कुछ सही कर देगा, जो एक्सपेक्टेशन है बुरे टाइम की वो एकदम अच्छे टाइम की हो जाएगी, और अचानक कोई इतना बड़ा कांड कर देगा, बंदा सोच के बैठा था ये होगा और उल्टा ही हो जाएगा। इसके अलावा चाइना वालों ने $83 बिलियन से ज्यादा के गोल्ड डिपॉजिट डिस्कवर करे हैं। एक बड़ी चीज है, इसकी वजह से इनका गोल्ड रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस टाइम पे पूरी दुनिया को गोल्ड की ज्यादा जरूरत है इकोनॉमी को बचाने के लिए, यहाँ पर उनका गोल्ड रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी चीज है। अभी तो भाई मिला है, इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, बट ठीक है, कंट्री का गोल्ड रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो आईआरएस ने सारे पेंडिंग टैक्स केसेस ड्रॉप कर दिए इनके अगेंस्ट। भाई प्रेसिडेंट है, बात तो करनी पड़ेगी, सुननी तो पड़ेगी कुछ ना कुछ। बाकी नरेशन ये नहीं है कि इस तरीके से किया गया है,
बात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने केस किया था ना इनके ऊपर कि आपने मेरे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मेरी जो रिटर्न फाइल करी है, उसको पब्लिक में कैसे आने दिया? ये तो आपने ब्रीच किया है। ये आज से कुछ टाइम पहले की बात है जहां पर रिपोर्ट्स निकल के आई थी डोनाल्ड ट्रम्प कोई टैक्स पे नहीं करते हैं, इन्होंने बहुत सारे लूप होल्स बना रखे हैं। जब ये इलेक्ट हुए थे उसके आसपास आई थी, तो उसके बाद इन्होंने केस किया था। अब उस केस के अंदर ये सारा का सारा मामला निकल के आया है। $1.7 बिलियन का एंटी वेपनाइजेशन फंड भी बनाने की बात करी जा रही है, जहां पर जो नॉर्मल बंदे हैं जिनको लगता है कि फेडरल टैक्स या लॉ एनफोर्समेंट ने उनके साथ में कुछ गलत किया है या गलत तरीके से उनको ट्रीट किया है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है इस फंड के थ्रू। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैटर देखने को मिली है, थोड़ी सी ग्रीन दिखाई दी है। निफ्टी 50 स्मॉल कैप लाल दिखाई दिया है और मिड कैप थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दिया है, बट ओवरऑल फ्लैटर ही कंसिडर करके चलो। करेंसी और टूटती हुई दिखाई दे रही है, 97 रुपीज के डायरेक्शन में जा रही है। जल्दी अपने को ये 100 का नंबर छूता हुआ दिखाई देगा जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।